उत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो लास्ट टर्न पर जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था N = C/V। यहाँ से V = आया V = आया C/N। अब जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो हम खूब अच्छे से जानते हैं कि जो हीरा है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, इसमें प्रकाश की चाल है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है V = C/N। C का मान होता है 3 × 10⁸ और जो जल है उसका अपवर्तनांक है 4/3। 3 चला जाएगा ऊपर, 9/4 आएगा और 9 में जब 4 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। अब आते हैं एक सिद्धांत है, उसे कहा जाता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अगर प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है और हम उस प्रकाश का रास्ता जस्ट उल्टा कर दें तो वो जिस रास्ते से जा रहा था उस ही रास्ते से वापस लौट आएगा। इसे हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। आप इस चित्र में देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, यहाँ से अपवर्तन होता है, झुकती है, झुकने के बाद इस दर्पण पर टकराती है। दर्पण पर ये 90 अंश के कोण पर टकराती है। तो जब कोई प्रकाश किरण 90 अंश के कोण पर टकराएगी तो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। तो वापस लौटते समय प्रकाश किरण उसी रास्ते से वापस लौट रही है जिस रास्ते से वो गई थी। इस सिद्धांत को हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी जिस रास्ते से प्रकाश आता है दिशा उलटने पर उसी रास्ते से प्रकाश वापस जाता है। अब जो प्रकाश किरण आ रही है उस किरण की बात करते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही है उसके लिए आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। इसके लिए अगर हम लोग स्नेल का लॉ लगाएं तो sin I/sin R = N, sin I/sin R = N। जा किस में रही है? 1 से 2 में, तो लिखा जाएगा 1n2, 1 से 2। अब जो वापस लौट रही है ऐसे, ये किरण कहेगी मेरे लिए आपतन कोण R है और अपवर्तन कोण I है। तो उल्टा लिखेंगे हम लोग, sin R/sin I = 2n1, 2n1, 2 से 1। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का। तो sin I/sin R × sin R/sin I, ये कैंसिल, तो 1n2 × 2n1 = 1। अब अगर 2n1 लिखें तो 1/1n2, ये अपान में आ जाएगा। 2n1 = 1 इंटू वाला अपान में 1n2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवर्तनांक है उसमें अगर हम माध्यम उलट दें तो जो अपवर्तनांक का मान है वो भी उलट जाता है। कैसे? इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे ऐसे लिखेंगे, N लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच यानी ANG, प्रकाश किरण एयर से ग्लास में जा रही है, कितना है? 3/2। और हमसे पूछ क्या रहे हैं? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA पूछ रहे हैं। तो बेटा अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो GNA होगा वो 1/ANG के इक्वल होगा। तो 1/3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ये आया 2/3।
अब हम लोग क्रांतिक कोण देखते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखो बेटा, हमने पहले सीखा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। देखिए, इस वाले चित्र में आपको प्रकाश किरण जो आ रही है और जो अपवर्तित हो रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो अपवर्तन कोण R है और जो आपतन कोण I है उसमें R I से बड़ा है। अब अगर हम इस कोण को थोड़ा और बढ़ाएं तो ये R और बढ़ेगा, I को थोड़ा और बढ़ा दें तो ये R बढ़कर 90 अंश हो जाएगा। जिस स्थिति में R का मान बढ़कर 90 अंश हो जाता है, R मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस स्थिति में जो आपतन कोण I होता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो बेटा, क्रांतिक कोण क्या है? कहते हैं सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनेगा। जब सघन माध्यम का कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा, विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होगा। अब अगर हम लोग इसके लिए स्नेल का नियम लगाएं तो कैसे लगाएंगे बेटा? ये 1 ले लें, इसे 2 ले लें और प्रकाश किरण को ध्यान से देखें तो ऐसे जा रही 2 से 1 हम लोग लिखेंगे साइन I मतलब थीटा सी साइन 90, 2 से 1 2n1। अच्छा, अगर इधर का माध्यम वायु हो जाए तो साइन थीटा सी साइन 91, 2n1 को 1/1n2 अभी सीख चुके हैं हम लोग। तो थीटा सी बराबर आया क्रांतिक कोण साइन इनवर्स 1/1n2, या इसको सिंपली n लिख लिया जाता है। तो ये हमारा क्रांतिक कोण का सूत्र हो गया, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। अब हम लोग कुछ विशिष्ट माध्यमों की बात कर लेते हैं। जैसे जल है, इधर जल इधर वायु, क्रांतिक कोण होगा 49 अंश। कांच वायु 42 अंश, हीरा वायु 24 अंश। तो ये 2-3 क्रांतिक कोण आप लोगों को याद कर लेने हैं। अब एक घटना होती है, उसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण के मान से भी बढ़ा दें, यहाँ पर जो आपतन कोण I है उसका मान इस कोण से भी बड़ा कर दें, प्रकाश किरण जो ये है इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण विरल माध्यम में जाती ही नहीं है, सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे वो दर्पण से टकरा करके वापस लौटी है। इस घटना को हम नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है या क्रांतिक कोण की घटना है, उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तभी क्रांतिक कोण बनेगा और तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब हम लोग देखते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या होता है? तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसा निकाय है जिसमें प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो प्रकाशिक तंतु किस घटना पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। सेकेंड पार्ट, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए।
इसमें दो माध्यम होते हैं, अंदर भी पारदर्शी होता है, बाहर भी पारदर्शी होता है। इसको हम लोग आवरण कहते हैं, बाहर वाले को, अंदर वाले को कोर कहा जाता है। मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक n1 है, बाहर वाले का अपवर्तनांक n2 है। इसे सघन रखते हैं, इसे विरल रखते हैं, तभी प्रकाश किरण जो इसके अंदर प्रवेश करती है उसका सीमा पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये अंदर वाला होता है सघन और जो बाहर वाला माध्यम है वो विरल। इसका मतलब है जो n1 होता है हमारा वो n2 से बड़ा होता है। प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इंडोस्कोपी, ये मेडिकल साइंस है। इसमें एक नली को गले से या कान में अंदर डाल करके उसका फोटोग्राफ कंप्यूटर स्क्रीन पर ले लेते हैं, इसको कहते हैं इंडोस्कोपी। या फिर संचार व्यवस्था में इसका प्रयोग करते हैं, संचार व्यवस्था। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। उसमें सबसे मुख्य घटना है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका, इसमें होता क्या है कि जो पथिक होते हैं, यात्री होते हैं, वो जब कभी भी गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो उनको जो पेड़ है उसकी उल्टी इमेज, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। कारण उसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाश किरण चलती है वह प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है। ऊपर का माध्यम सघन होता है, वायु की परतें सघन होती, नीचे की विरल होती हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात यात्री तक पहुंचती हैं, जिससे प्रकाश किरण पेड़ से आती हुई ना दिखाई दे करके नीचे से आती हुई दिखाई देती है और उसको पेड़ के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगता है। ऐसा देखने का जो मनुष्य की आदत है वो तब होती है जब पेड़ किसी तालाब के पास खड़ा हो, तो व्यक्ति को रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम हो जाता है। इसे हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। आप लोगों को मेन याद रखना है कि रेगिस्तान की मरीचिका का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिस प्रकार की घटना रेगिस्तान में होती है ठीक उसी प्रकार की घटना ठंडे प्रदेशों में भी होती है। वो जलयान या जल की सतह पर उपस्थित चीज़ें जो कि ठंडे प्रदेशों में स्थलों के समीप होती हैं वो हमें आसमान में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं। इस घटना को हम लूमिंग कहते हैं। तो लूमिंग या जलयानों का आसमान में उल्टा दिखाई देना, इसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। चलिए देखते हैं और कुछ घटनाएं हैं जिसमें आपका हीरे का चमकदार दिखाई देना, पानी के अंदर डूबी हुई परत नली का ज़्यादा चमकदार दिखाई देना, कांच के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है उसका चमकदार दिखाई देना, इन सब का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। दो घटनाएं और देख लेते हैं हम लोग, जिसमें पेंसिल जो है उसको अगर हम पानी में डुबा दें और देखें तो वो पेंसिल हमें तिरछी दिखाई देती है। इसका कारण अपवर्तन है। और जो तारे हैं वो भी टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनका कारण भी अपवर्तन है।